हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज करेंगे स्टूडेंट्स हम गृह प्रबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। हम पूरा होम मैनेजमेंट को रिवाइज कर चुके हैं मैराथन में। अब हम धीरे धीरे करके इसके क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे ताकि हमारा टॉपिक ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। सभी जो बच्चे हैं वो लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी भी आपने नहीं किया है। आज आप सारे क्वेश्चंस देखेंगे पीवाईक्यूज। कुछ क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पर पूछे थे, उन्हें भी मैंने आज ऐड किया है। इसके अलावा पीवाईक्यूज को भी आपके ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। सभी लोग ने ज्वाइन कर लिया है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्राइटनेस एंड डलनेस ऑफ कलर, मतलब रंग का चमकीलापन और रंग का धुंधलापन आपको क्या बताता है। ठीक है, हमने कलर की डायमेंशंस पढ़ी हैं, आपने सबने पढ़ी है, कोई नई बात तो है नहीं। मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं मोस्टली इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लेती हूँ टेलीग्राम पर, तो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पता चल जाए कि मैंने एक्चुअली में पूछा क्या था। हो सकता है वो इस वजह से गलत कर जाते हो, है ना। तो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पे सही आंसर करिए। ब्राइटनेस एंड डलनेस, ब्राइटनेस का मतलब होता है चमक और डलनेस का मतलब होता है धुंधलापन। तो रंग की चमक और धुंधलापन रंग की कौन सी वीमा बताती है, कौन सी डायमेंशन बताती है, वैल्यू बताती है, इंटेंसिटी बताती है, ह्यू बताती है या स्प्लिट बताती है। वेरी गुड, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। इंटेंसिटी, जिसे आप क्रोमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमा, है ना। क्रोमा के नाम से भी जानते हैं। ये आपके कलर की ब्राइटनेस एंड डलनेस को बताती है। इसके अलावा ब्राइटनेस को स्ट्रेंथ और डलनेस को वीकनेस बोलते हैं। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस। ये जो आपके क्रोमा और इंटेंसिटी एक ही चीज है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले ब्राइटनेस एंड डलनेस तो भी इंटेंसिटी, और अगर ऐसे पूछ ले कि कलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन बताता है तो वे इंटेंसिटी और क्रोमा बताती हैं। मैंने अभी आपको लास्ट कल जो वीडियो करा है, हमने उसमें कलर्स को डिस्कस किया है, वहां हमने ये बताया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया। आई होप आपको अब दिख रहा होगा, क्लियर है ना, सबको क्लियर दिख रहा है ना, विजिबल है ना, कोई इशू तो नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, आप लोग आंसर करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार जो है अधिनियम, उपभोक्ता के संरक्षण से ये संबंधित है। ये कब आया, 2001 में, 2005 में, 2006 में या 2020 में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, तेजी के साथ सबका आंसर आना चाहिए स्टूडेंट। वेरी गुड, 2005 में आया। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। टेम्परेचर इन प्रेशर कुकर, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत कर दिया है और मुझे पता है उन्होंने क्यों गलत किया। जो प्रेशर कुकर है उसका टेम्परेचर क्या होता है, ये अभी लैब असिस्टेंट में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिन बच्चों ने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया होगा तो प्रेशर कुकर का टेम्परेचर पूछा गया था। मोस्टली बच्चों ने 121 डिग्री फारेनहाइट लगा दिया, एफ देखा और टिक मार दिया, जबकि 121 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। सेल्सियस और फारेनहाइट की रीडिंग्स अलग अलग आती हैं स्टूडेंट्स, आती हैं कि नहीं आती हैं। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है एंड 98.6 डिग्री फारेनहाइट है। क्लियर है, या फारेनहाइट बोलिए। तो बच्चों ने बस 121 देखा और टिक कर दिया, एफ देखा ही नहीं, बाहर के सामने एफ लगाए। जब आप 121 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो वो एक्चुअल जो बनता है वो बनता है आपके 249.8, 249.8, दैट इज 250 डिग्री फारेनहाइट, 250 डिग्री फारेनहाइट। इसका जो टेम्परेचर है आपको सेल्सियस में और फारेनहाइट में दोनों में याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 180 नहीं होता है, ये मैंने देखा है टीजीटी में लास्ट ईयर शायद पूछा गया था, गलत आंसर दिया गया था। 120 डिग्री सेल्सियस या 121, एक्चुअली तो 121 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 120 भी मिलता है। हालांकि मैंने देखा किसी बुक में प्रेशर कुकर का टेम्परेचर दिया ही नहीं है होम मैनेजमेंट की, ठीक है, लेकिन 121 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आप उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका बनता है
एग्जैक्ट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आप 249.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको मिले तो अलग ही बात है। इतना एग्जैक्ट नहीं देंगे, लगभग 250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है प्रेशर कुकर का। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देख के आंसर करिए। मोस्टली बच्चों ने गलत किया है, मैंने देखा टेलीग्राम पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस 121 देख के आंसर लगा दिया। आगे फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, कौन सा पैमाना मैंने पूछा है वो देखा ही नहीं। ठीक है, मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इसीलिए डाला था कि मैं देखना चाह रही थी बच्चे कितना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ माइंड यूज कर रहे हैं। नॉट ह्यूमर, नॉट मतलब माइंड कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट बताइए। फूलों की व्यवस्था आपने पढ़ी है, 3 प्रकार से फूलों की व्यवस्था हम करते हैं। कौन कौन सी है वो? ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, वेस्टर्न स्टाइल जिसे आप पूर्व देशीय शैली भी बोलते हैं, है ना, विदेशी शैली भी बोलते हैं, और मॉडर्न स्टाइल जिसे आप आधुनिक शैली भी बोलते हैं। यह सभी क्या आंसर हो जाएगा टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट का? क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सब आंसर करेंगे। सभी का आंसर हाँ एकदम इसी स्पीड के साथ, तेजी के साथ आना चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, ऑल। सभी हमने पढ़ा भी है, आपको सबको पता भी है कि परंपरागत शैली होती है, विदेशी शैली उसे पूर्व देशीय शैली भी बोलते हैं, जिसमें उसको जापानी शैली भी बोलते हैं, और उसी में आपके इकेबाना, मोरीबाना, रिक्का सब उसी में आते हैं, है ना। और मॉडर्न शैली भी होता है, जो इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है उसे हम आधुनिक शैली बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव ऑफ होम मैनेजमेंट। दे आर नॉट एक्चुअली ऑब्जेक्टिव, दे आर प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं। हाँ बताइए, आप गृह व्यवस्था के सिद्धांत पढ़े हैं ना सबने? गृह व्यवस्था के क्या क्या सिद्धांत थे? सुंदरता लाना मतलब ब्यूटी, अभिव्यक्तता लाना मतलब एक्सप्रेसिवनेस, ठीक है, फंक्शनलिज्म मतलब क्रियात्मकता लाना। इसके अलावा क्या क्या पढ़ा था? मौलिकता लाना, विविधता लाना और मितव्ययता लाना। ये 6 आपने पढ़े थे ना, गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑल। और ये सभी बच्चों का सही भी था। मोस्टली ये प्रिंसिपल हैं, दे आर नॉट क्या हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स तो क्या होते हैं? कार्य में कुशलता लाना, परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट करना, सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और इसके अलावा क्या था? आय व्यय का संतुलन करना। और भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेन 3 उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन पे। कूल कलर्स बताइए कौन से होते हैं? कूल कलर जो ठंडे कलर होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? RYO का मतलब है रेड, येलो, ऑरेंज। BG का मतलब है ब्लू, ग्रीन। सबको पता है, सब बच्चे मेरे स्मार्ट हैं और सभी स्टूडेंट स्मार्ट हैं, सब जानते हैं कैसे मैम ने पूछा था, और आंसर भी अधिकतर बच्चों ने ठीक दिया था। रेड, ब्लू या ग्रीन, या येलो, ब्लू और ग्रीन। कूल कलर्स ठंडे रंग कौन से होते हैं? वेरी गुड, सबका आंसर तेजी के साथ आना चाहिए। फटाफट से आंसर करो, आंसर करो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम 3 कर चुके हैं ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए आप लोग, ब्लू एंड ग्रीन। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रॉयल कलर कौन सा है? इस पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है कल हमारा। मैंने आपको बताया कि वाई इसको हम रॉयल कलर क्यों बोलते हैं, शाही कलर क्यों बोलते हैं। आपको मैंने एक इमेज भी सेंड करी थी कल टेलीग्राम पर। तो कौन सा है रॉयल कलर? इसमें एक स्टूडेंट ने आई थिंक कुछ हाँ ऐसा इमोजी दिया है, समझ नहीं पाई मैं क्यों दिया ऐसा इमोजी। शायद वो कंफ्यूज होगा, जो भी स्टूडेंट था, पता नहीं, बच्चे तो करते ही रहते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, पर्पल। पर्पल आपकी क्या है? रॉयल कलर है, शाही रंग है। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डायमेंशंस ऑफ कलर बताएंगे आप। डायमेंशंस ऑफ कलर, रंग की वीमा के बारे में बताएंगे। रंग की वीमा, इंटेंसिटी, वैल्यू, ह्यू या ऑल, बताइए। रंग की वीमा, कितनी वीमा है रंग की? तेजी के साथ आंसर करिए सभी बच्चे। वेरी गुड, ऑल। सब क्या आंसर हो जाएगा? ऑल। इंटेंसिटी मतलब क्रोमा, इंटेंसिटी एक ही बात है। वैल्यू भी है और ह्यू भी है। ठीक, जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ कलर। किसकी बात करते हैं? डार्कनेस एंड लाइटनेस, नॉट डलनेस। डार्कनेस मतलब गहरापन और हल्केपन की बात हम करते हैं। वैल्यू में जब हम बात करते हैं तो इसी में हम टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स की बात करते हैं।
है ना। और जब हम इंटेंसिटी या क्रोमा की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, कलर के रंग के धुंधलेपन की और चमक की, मतलब ब्राइटनेस और डलनेस की, या स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। और ह्यू क्या होता है, ह्यू आपके ओरिजिनल कलर का नाम होते हैं, जो कलर्स हैं एक्चुअल में, जो ना तो व्हाइट को मिक्स करने से बनते हैं, ना आपको ब्लैक को मिक्स करने से आप उन्हें डार्क करते हैं। आप कुछ भी कलर्स को मिक्स करके, एक्चुअल कलर्स को मिक्स करके एक्चुअल कलर में बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ह्यू। ठीक है, समझ में आ गया, ऑल है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ रिलेशनशिप क्या है, बताइए। संबंधों का नियम आप किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ रिलेशनशिप। बैलेंस मतलब संतुलन, प्रपोर्शन मतलब अनुपात, हार्मनी मतलब अनुरूपता या एकता, और रिदम मतलब लय। क्या है लॉ ऑफ रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन तो भाई आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, आपको पता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। लॉ ऑफ रिलेशनशिप सबको पता है क्या है, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब अनुपात, अनुपात में दूरी, अनुपात में रेखा, अनुपात में माप होनी चाहिए। और इसी में किसकी प्रपोर्शन में किस साइंटिस्ट ने बात करी है, तो ग्रीक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बात करी है। और उन्होंने अपना एक क्या दिया है, एक मानक दिया है, उसे गोल्डन ऑब्लॉन्ग बोला जाता है या ग्रीक ऑब्लॉन्ग बोला जाता है। वो स्थान से संबंधित है। जैसे इन्होंने बोला अनुपात में आपके रेखा हो, तो ये आपने रेखा अनुपात में खींची है ना, एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में खींची है ना, आपने स्पेस मेंटेन किया है ना, यहाँ पे वही स्थानिक संबंध से रिलेटेड है आपके क्या, गोल्डन ऑब्लॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट बताइए। कला के सिद्धांत बताइए, कितने होते हैं कला के सिद्धांत, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं कला के सिद्धांत। या मैं आपसे पूछ लूँ इसी में एक क्वेश्चन, डिजाइन के सिद्धांत बताइए कितने होते हैं। दोनों तरीके से पूछा जाता है, दोनों में सेम ही सिद्धांत होते हैं ना। डिजाइन के सिद्धांत या कला के कितने सिद्धांत होते हैं, वेरी गुड, 5 सिद्धांत होते हैं। जल्दी जल्दी से सब बताएंगे कौन कौन से होते हैं सिद्धांत, फटाफट से सब लोग मेंशन कीजिए कमेंट में 5 सिद्धांत के नाम। रिवीजन करते रहना है, जितना हम खुद को घिसेंगे उतनी हमारी मेमोरी शार्प होती है। आपको समझ में आ रहा है, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, आप डेली खुद से रिवीजन करिए, अपनी दीवारों पे चिपका लीजिए अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को और रिवीजन करते रहिए। ठीक, वेरी गुड। प्रपोर्शन, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, ये सब, और एम्फेसिस मतलब दबाव, ये 5 क्या हैं आपके, बिल्कुल प्रिंसिपल हैं, कला के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट ऑफ आर्ट, कला के तत्व बताइए। पहले तो बताइए कला के तत्व कितने होते हैं, कला के तत्व बताइए। 8 क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, चलो 9th कर देते हैं, 9th क्वेश्चन है ना। कला के तत्व कितने होते हैं, अगर नंबर में आपसे पूछे 2, 4, 6, 7 कितने होते हैं, हाँ कला के तत्व कितने होते हैं, 7 होते हैं, वेरी गुड। कला के तत्व कितने होते हैं, 7। इनमें से कौन सा कला का तत्व है, बैलेंस, टेक्सचर, प्रपोर्शन, हार्मनी, कौन सा कला का तत्व है। बैलेंस मतलब संतुलन, टेक्सचर मतलब पोत, हिंदी में बोलते हैं पोत, ठीक है, या रचना बोल सकते हैं आप, किसी वस्तु की रचना, ठीक। और प्रपोर्शन मतलब अनुपात, हार्मनी मतलब आपकी क्या हो गई, एक रूपता, अनुरूपता। तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तत्व कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, टेक्सचर हो जाएगा, पोत हो जाएगा। आपको जो चीज देख करके, छू करके आप किसी सरफेस को छूते हैं या देख करके आप पहचान कर पाते हैं कि ये चमक है, कि ये इसमें जो है खुरदरापन है, या इसमें आपके लश्चर है, क्या जो भी आप मतलब समझ पाते हैं वो आप टेक्सचर की वजह समझ पाते हैं, और ये कला का एक तत्व है, वेरी गुड। इसके अलावा बैलेंस, प्रपोर्शन, हार्मनी क्या है, ये सब प्रिंसिपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टाइप्स ऑफ सेविंग बताइए, हम किस किस प्रकार से बचत कर सकते हैं। बचत करने की कल हमने बात करी थी, तो 2 तरीके होते हैं, एक होती है कंपलसरी सेविंग स्कीम्स, एक होती है वॉलेंट्री सेविंग स्कीम्स। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य बचत योजना या अनिवार्य बचत स्कीम, नॉट योजना, अनिवार्य बचत स्कीम्स। और आपके क्या हो गई उधर, वॉलेंट्री मतलब जो आप इच्छा से चाहते हैं, तो आप बैंक में पैसा जमा करिए, आप पोस्ट ऑफिस में कर लीजिए, आप LIC में लगा सकते हैं अपना पैसा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप PPF खोल सकते हैं ना, वो सब आपने वॉलेंट्री में पढ़े थे। लेकिन मैंने इससे पूछा है आपसे, बचत के साधन बताइए, टाइप्स ऑफ सेविंग बताइए, बचत के प्रकार बताइए। तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, PPF, LIC, ऑल, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें ये सभी, वेरी गुड, ऑल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम बैंक में भी बचत कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी हम अपनी बचत कर सकते हैं, कोई भी खाता खुलवा सकते हैं जो हमने बात करी थी। इसके अलावा आप राष्ट्रीय बचत पत्र ले सकते हैं, PPF कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा LIC में भी आप कोई भी LIC लेकर के बचत कर सकते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स की बात होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, सबसे सुरक्षित चेक कौन से हैं? सबको पता है, बहुत सरल क्वेश्चन है। सरल इसलिए हो गया है ये क्वेश्चन क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हालांकि अभी भी जिस बच्चे ने ये चीज अगर नहीं पढ़ी होगी तो उसको कठिन ही लगेगा। हमें चीजें सरल कब लगने लगती हैं? ऐसा आपको लगने लगेगा मैम बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि हमने उस चीज को पढ़ लिया है, PYQs में देख लिया है, समझ लिया, इसलिए हमें वो चीजें सरल लगने लगती हैं। आई बात समझ में? सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है आपके? वेरी गुड, क्रॉस्ड चेक। इसको आप रेखांकित चेक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? रेखांकित। सही लिखा है ना मैंने हिंदी में? एक डॉट रह गया है, वो लग नहीं पा रहा है। रेखांकित चेक आप बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे सुरक्षित चेक, क्रॉस चेक। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बताइए। बैंक में कितनी तरीके के आप खाते खोल सकते हैं? सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता, करंट अकाउंट मतलब चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मतलब निश्चित जमा अवधि खाता, या ऑल ऑफ द अबव। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बताइए। कौन कौन से खाते खुल सकते हैं आपके बैंक में? हाँ, तेजी के साथ आंसर करिए सब लोग, बहुत स्पीड से। वेरी गुड, सब, ऑल ऑफ दी अबव। बचत खाता भी खुल सकता है, चालू खाता भी खुल सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी खुल सकता है। अब बताइए इसी में वह कौन सा खाता है जो व्यापारियों के लिए होता है? इसी में आंसर करिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 यही है, आपसे पूछती हूँ मैं। वह कौन सा खाता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा खाता है जो सिर्फ व्यापारियों के लिए उपयुक्त होता है या व्यापारियों के द्वारा ही खोला जाता है, उनके लिए ही खोला जाता है? बताइए, आंसर करिए। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव? सब आंसर करेंगे बहुत तेजी के साथ। वह कौन सा खाता है जो केवल और केवल आपके व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए ही जो है उपयुक्त होता है? वेरी गुड, करंट अकाउंट, चालू खाता। क्या बोलते हैं? चालू। इसको चालू क्यों बोलते हैं? चालू का मतलब है ये हर समय चालू रहता है, स्टार्ट ही रहता है। कितनी बार भी जो है व्यापारी इसमें पैसा डाल सकता है, निकाल सकता है। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन का आंसर और करिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा खाता है जिसमें ब्याज नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बताइए, ब्याज नहीं मिलता है। आंसर करिए फटाफट से सब लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। यहीं पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं आपसे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा खाता है जिस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है? कौन सा खाता है वह? वेरी गुड, वो भी आपके करंट अकाउंट है, चालू खाता है। चालू खाता में आपको ब्याज नहीं मिलता है, क्योंकि कितनी भी बार पैसा निकाल रहे हैं, बस रख रहे हैं, बस वो एक पैसे को रखने की एक सुविधा दे दी है सरकार ने कि आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं बैंक में, उस पर ब्याज नहीं मिलता है। वेरी गुड। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, बताइए। यहीं पर पूछ लेती हूँ मैं क्वेश्चन, ऑप्शन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए कि वह कौन सा खाता है जिसमें निश्चित समय के लिए पैसे को हम जमा करते हैं? बताइए, वह निम्नलिखित में से वह कौन सा खाता है जिसमें निश्चित समय के लिए पैसे को जमा किया जाता है? निश्चित समय के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि 5 साल 3 साल आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। वह कौन सा खाता है इसमें से? सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, या फिर आपके ऑल ऑफ द अबव है? मैंने पूछा है निश्चित समय अवधि के लिए, निश्चित मैंने लगा के दिया है आपको। कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, FD अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आप निश्चित जमा अवधि खाता भी बोलते हैं, जहां पर हम निश्चित समय के लिए क्या कर सकते हैं? पैसे को जमा कर सकते हैं और इस पर हमें ब्याज मिलता है। वेरी गुड, आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। चलिए 16 नंबर बताइए। अकॉर्डिंग टू एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो अर्नेस्ट एंजल हैं उन्होंने क्या दिया है? उपभोग का नियम दिया है। उसके अनुसार बताइए, आय की वृद्धि के साथ साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होगी। अर्नेस्ट एंजल क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे भोजन पर होने वाला व्यय कम होगा। क्या ये वो बात बोलते हैं? दूसरी, मकान तथा कपड़ों पर होने वाला व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा। बिल्कुल स्थिर रहेगा। क्या ऐसा होता है? पता नहीं। तीसरा बताइए, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होगी। बताइए, या ऑल होगा? इसमें से क्या सही होगा? अर्नेस्ट एंजल के अनुसार जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाला व्यय कम हो जाता है, वस्त्र पर, मकान पर होने वाला व्यय स्थिर रहता है, और शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है। ये बातें सही है? इनमें से कोई एक सही है या सभी सही है? आंसर करिए सब लोग।
वेरी गुड, सभी सही हैं, बिल्कुल सही है। पूरा अर्नेस्ट एंजल का लॉ ही यहाँ पे लिख दिया है, ये बातें बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं। समझ में आ गया? ऐसे बना लेना अपने नोट्स में, ऐसे जहाँ पे शिक्षा मनोरंजन स्वास्थ्य हो वहाँ ऐसे ऊपर को एरो बनाओ, जहाँ पे भोजन बनाया वहाँ पे नीचे को एरो बनाओ, और स्थिर है तो ऐसे बिल्कुल स्थिर कर दो। ठीक, चलिए कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये? 16। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर का। बताइए पपेट्स आर, ये एक उसका आ गया है क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन का, बट चलो ठीक है पूछ लेते हैं। पपेट्स, पपेट्स मतलब कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली क्या है? विजुअल एड है, मतलब केवल दृश्य साधन है। ऑडियो विजुअल एड है, दृश्य श्रव्य साधन है। ऑडियो एड्स है, मतलब केवल श्रव्य साधन है, या प्लेइंग एड्स हैं, आपके खेलने के साधन है? बताइए। कठपुतली, कठपुतली को इंग्लिश में पपेट्स बोलते हैं, पपेट्स को हिंदी में कठपुतली बोलते हैं। बताइए। और बच्चे जो कहते हैं मैडम प्लीज हिंदी में पढ़ा दिया करो, अरे मेरे बच्चे मैं क्या फ्रेंच बोलती हूँ क्या, मैं हिंदी ही तो बोलती हूँ, इंग्लिश को मैं जब तक पढ़ रही होती हूँ आप बस उतना ही सुन लेते हो और आगे सुनते ही नहीं हो। एक एक शब्द को एक्सप्लेन करती हूँ मैं हिंदी में, एक एक शब्द को, तो थोड़ा सा मतलब आप भी एडजस्ट करो। मैं इंग्लिश का यूज आप लोग चाहते हो एकदम भी ना करूं, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खुद को उतनी हिंदी समझ में नहीं आती है जब तक मैं इंग्लिश की टर्म्स को नहीं पढ़ती हूँ। सीरियसली मैं इसीलिए इतना बायलिंगुअल लेके चलती हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ पाए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ पाए। प्लीज थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप मेरी बात को पूरा सुन लिया करिए। और अगर मैंने एक बार भी हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया उस चीज को, आप बिल्कुल ड्रॉप कर दो, आप वीडियो देखो ही मत, आगे छोड़ दो। सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, है ना। आपको लग रहा है कि नहीं मैडम सिर्फ इंग्लिश ही में पढ़ा रही हैं, आप बिल्कुल ड्रॉप कर दो, वहाँ पे छोड़ दो उस चैनल, उस मेरे चैनल को छोड़ दो, आप हिंदी मीडियम से पढ़ो एकदम, ताकि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। ओके। पपेट्स क्या है? वेरी गुड। ऑडियो विजुअल एड्स, कठपुतली क्या है आपके? श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य साधन है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, फैमिली लाइफ साइकिल मतलब पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, क्या बताइए? इंट्रोड्यूसिंग स्टेज क्वेश्चन नंबर 18 है। एक्सपेंडिंग, कॉन्ट्रैक्शन या डाइवोर्स। इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है आपके क्या बोलें उसको, इंट्रोड्यूसिंग को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अरे क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था मतलब पहली अवस्था है आपके फर्स्ट स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल की। कौन सी होगी? प्रारंभिक अवस्था, जब परिवार एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है और वो शुरू करते हैं। एक्सपेंडिंग मतलब होता है विस्तृत, एक्सपेंड मतलब होता है फैलना, ठीक है, तो इसको बोलेंगे विस्तृत अवस्था। पहला हो गया आपके प्रारंभिक अवस्था, और जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है आपके कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, सेवानिवृत्त अवस्था, या आप इसको बोल सकते हैं संकुचित अवस्था, है ना। सेवानिवृत्त तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअली में संकुचित अवस्था ही बोलेंगे। या डाइवोर्स, डाइवोर्स मतलब होता है तलाक हो जाना। तो कौन सी आपकी जो है पहली अवस्था है पारिवारिक जीवन चक्र की? सब बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। इंट्रोड्यूसिंग स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज या प्रारंभिक अवस्था, जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है वो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और वो क्या करते हैं, फैमिली को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहीं पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए बताइए। सबसे लंबे समय तक चलने वाली कौन सी अवस्था होती है? पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे लंबे समय तक, सबसे अधिक समय तक चलने वाली अवस्था कौन सी है? बताइए। प्रारंभिक अवस्था है, विस्तृत अवस्था है, संकुचित अवस्था है, या तलाक की अवस्था है? बताइए। तलाक की तो कोई अवस्था है ही नहीं, हमने पढ़ी ही नहीं है, हमने तीन ही अवस्था पढ़ी है, प्रारंभिक, विस्तृत और आपके संकुचित। तो विस्तृत विस्तार हो रहा है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली अवस्था है। विस्तृत का मतलब क्या होता है? विस्तार, विस्तार तो है सबसे लंबे समय तक चलेगी, तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली स्टेज कौन सी होती है? एक्सपेंडिंग स्टेज और आपके विस्तृत अवस्था। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए स्टूडेंट आप लोग। मेरा थोड़ा लिखने का मतलब बच रहा है मुझे हेल्प हो रही, मतलब लिखना नहीं पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आंसर करो सब लोग। वो है कौन सी अवस्था है पारिवारिक जीवन चक्र की, वह कौन सी अवस्था है जिसमें धन, समय और शक्ति की मांग सर्वाधिक होती है? बताइए। निम्नलिखित में से पारिवारिक जीवन चक्र की वह कौन सी अवस्था है जिसमें धन, समय और शक्ति की मांग सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है मनी, एनर्जी और टाइम हमारा यूज होता है, ठीक है। सब वो कौन सी स्टेज है फैमिली लाइफ साइकिल की? सब बच्चे आंसर करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग मतलब प्रारंभिक अवस्था है, एक्सपेंडिंग मतलब विस्तृत अवस्था है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब आपके संकुचित अवस्था है, या डाइवोर्स
तलाक की अवस्था है। वेरी गुड, ये भी आपके एक्सपेंडिंग अवस्था है, विस्तृत अवस्था है, जिसमें आपके समय, धन और शक्ति, इन तीनों ही साधनों की सबसे ज्यादा मांग बढ़ जाती है। चलिए अब इसमें से बताइए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा? शायद आई थिंक 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना। वह कौन सी अवस्था है जिसे वह कौन सी अवस्था है जिसे आप रिटायरमेंट एज भी बोलेंगे, सेवानिवृत्त अवस्था भी बोलेंगे? निम्नलिखित में से वह कौन सी अवस्था है जो रिटायरमेंट एज या सेवानिवृत्त अवस्था भी बोली जा सकती है? बताइए। इंट्रोड्यूसिंग स्टेज को बोलेंगे, प्रारंभिक अवस्था को बोलेंगे, एक्सपेंडिंग स्टेज को बोलेंगे, या आप संकुचित अवस्था को बोलेंगे? रिटायरमेंट एज, सेवानिवृत्त अवस्था भी आप बोल सकते हैं, या सेवानिवृत्त उसके अंदर मतलब एक सब स्टेज है। किसी भी तरीके से आप प्रश्नों को बस समझने की कोशिश करिए कि मैम कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही हैं। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित अवस्था है, वो संकुचित अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 21। स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल बताइए कितनी होती हैं? स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके कोई भी बुक हो, भाई मुझे नहीं पता, हमने तो 3 ही पढ़ी हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। उसके अंदर बहुत सारी सब स्टेजेस हैं, जैसे आपके प्रारंभिक अवस्था में एक भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप विस्तृत में आते हैं तो शिशु का आगमन, फिर शिशु का पालन पोषण, फिर उसकी प्राइमरी शिक्षा, फिर उसकी माध्यमिक शिक्षा, फिर उसकी उच्च शिक्षा या व्यवसायिक शिक्षा, ऐसे कुछ 5 स्टेजेस आप पढ़ते हैं, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं, हाँ, अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग हो सकता है कि उन्होंने ये अवस्थाएं दी हो, उन्होंने ये अवस्थाएं दी हो, लेकिन वैसे तो हम जो स्टेजेस है फैमिली लाइफ साइकिल की वो कितनी पढ़ते हैं? 3 ही पढ़ते हैं, है ना। प्रारंभिक और विस्तृत और संकुचित अवस्था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विजुअल एफर्ट इसमें से कौन सा है, मतलब दृश्य प्रयास कौन सा है? बताइए। विजुअल एफर्ट, एफर्ट की बात हमने कहाँ करी थी? एफर्ट हम कब लगाते हैं? जब हमें कोई काम करना होता है, काम करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है तो हम थकते भी हैं, थकते हैं तो हम इसीलिए कार्य सरलीकरण सीखते हैं कि हम थके नहीं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कर सकें, इसके अलावा अपनी एनर्जी को कम खर्च करते हुए अधिक काम कर सकें, गुणवत्तापूर्वक कार्य को कर सकें, तभी हम कार्य सरलीकरण की विधियों को समझते हैं, है ना। तो विजुअल एफर्ट लगा रहे हैं हम। आप क्या कर रहे हैं? आप विजुअल एफर्ट, आप दृश्य प्रयास लगा रहे हैं। किसमें? जंपिंग, जंपिंग मतलब कूदना। वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देखना। आप टीवी वॉच कर रहे हो, आप वॉच यहाँ पे घड़ी नहीं है, वॉचिंग मतलब देखना। इसके अलावा आप लैपटॉप में कुछ देख रहे हो, आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो अपनी, है ना, फोन की। और स्लीपिंग मतलब सोना। गार्डनिंग मतलब क्या हो सकता है? या अरे बागवानी करना, हिंदी में क्या बोलेंगे? बागवानी करना। तो बताइए विजुअल एफर्ट कौन सा है? वेरी गुड, वॉचिंग। आप देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, सुन भी रहे हो, आप मुझे देख भी रहे हो, मेरी स्क्रीन पर आप जो है वीडियो को देख रहे हो, तो आप वॉचिंग कर रहे हो, विजुअल एफर्ट लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मेंटल एफर्ट कौन सा है इसमें? बताइए। मेंटल एफर्ट 22वें नंबर का आंसर बताइए। मानसिक प्रयास आपका कहाँ लग रहा है? थिंकिंग मतलब सोचने में। रीजनिंग, रीजनिंग समझते हैं ना, तर्क वितर्क, रीजनिंग। लॉजिक, लॉजिक मतलब तर्क वितर्क। रीजनिंग मतलब क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? अरे आप सॉल्व करते हो बहुत सारे क्वेश्चंस, रीजनिंग लगाते हो, हाँ, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना समझ लो, रीजनिंग और या ऑल। इनमें से मेंटल एफर्ट कौन सा है, मतलब मानसिक प्रयास क्या है? सोचना, तर्क वितर्क करना, रीजनिंग करना, लॉजिक देना, ये सब ही आपके मेंटल एफर्ट हैं, सभी आपके मानसिक प्रयास हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। मॉपिंग, मॉपिंग मतलब होता है आपके पोछा लगाना, है ना, हिंदी में पोछा लगाना बोलेंगे ना मॉपिंग को। बताइए कैसा काम है? मॉपिंग ही बोलेंगे ना पोछा लगाने को? एक बार क्लियर कर देना यार मेरे को। हाँ, 24 नंबर का आंसर बताइए। लाइट वर्क है, हैवी वर्क है, मीडियम वर्क है या स्लो वर्क है? बताइए। हल्का काम है पोछा लगाना, भारी काम के अंदर आता है पोछा लगाना, या आपके मीडियम वर्क के उस पे आता है, मतलब सामान्य काम में आता है? वेरी गुड, हैवी वर्क है, भारी काम है, मतलब इसमें आपकी एनर्जी ज्यादा यूज होती है। ठीक है, एनर्जी इसमें ज्यादा यूज होती है, तो ये हैवी वर्क के अंदर आ जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग मेरे को, क्वेश्चन नंबर 25 है। बताइए किसने घरेलू कार्य को 3 प्रकार में बांटा है? यही हैवी, लाइट, हैवी, मीडियम वर्क में निम्नलिखित में से
मतलब किसने बांटा है, आपको मुझे बस नाम बताना है। वो कौन विद्वान थे जिन्होंने घरेलू कार्य को 3 प्रकार से बांटा? हल्के काम, मध्यम काम, भारी काम। वो कौन विद्वान थे, किसने बांटा, उनका नाम बताइए। फटाफट से सब लोग आंसर कीजिए। लाइट वर्क में, हैवी वर्क में, मीडियम वर्क में किस विद्वान ने जो है घरेलू कार्य को इस तरीके से बांटा कि कुछ घरेलू कार्य ऐसे होते हैं कि हमारी कम एनर्जी यूज होती है, कुछ घरेलू कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमारी ज्यादा एनर्जी यूज होती है, कुछ घरेलू कार्य ऐसे होती हैं जिसमें हमारी नॉर्मल सामान्य एनर्जी यूज होती है। ये जो है डिवीजन किसने दिया? वेरी गुड, लेगवर्दी और वेरेट ने दिया। वेरी गुड, किसने दिया? लेगवर्दी एवं वेरेट ने दिया। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आयरनिंग क्या है? आयरनिंग मतलब इस्त्री करना, प्रेस करना, कपड़ों पे प्रेस करना। 27 नंबर का आंसर क्वेश्चन है ये, बताइए। आयरनिंग, आयरनिंग आपके लाइट वर्क है, मीडियम वर्क है, हैवी वर्क है, या आपके वेरी हैवी वर्क है? आयरनिंग देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बराबर आपसे ये चीज बोलूंगी, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती आपसे, वो कुछ भी इसमें आंसर मान सकते हैं, जो आपका आयोग है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और जो एग्जामिनर है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, तो जो आयरनिंग है, जो प्रेस करना है, वो आपके मध्यम काम में आता है, मीडियम वर्क में आता है। क्लियर है? वो किस में आता है? वो मीडियम वर्क में आता है। आटा गूंथना भी आपके मतलब नीडिंग डो, आटा गूंथना, जो आप आटा गूंथते हो, आटा मलते हो रोटी बनाने के लिए, वो भी आपके मध्यम काम में आता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस पे, मैं आपसे ये नहीं, आप मतलब ये नहीं कह सकते ना कि मैम आपने तो हमें यही पढ़ाया था, अब एग्जामिनर ने क्या मान लिया। एग्जामिनर भाई कौन सी किताब यूज करता है, कौन सा अपना लॉजिक तर्क लगाता है, किस हिसाब से वो आंसर को मानता है, तो ये एक बहुत बिग डील है हमें, ठीक है ना। और आपने हमेशा देखा है, हमेशा आपने प्रीवियस ईयर्स में भी देखा होगा, आपने सॉल्व करोगे पीवाईक्यू कि कहीं ना कहीं आपको डाउट जरूर होगा कि इसका ये आंसर होना चाहिए, एग्जामिनर ने कुछ और आंसर माना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो मेरे हिसाब से जो आयरनिंग है, प्रेस करना है, वो मध्यम काम में आता है, मतलब मध्यम कार्य है ये। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्या रखते हैं बताइए। मूल्य, आयोजन, लक्ष्य। गिव मी अ मिनट, मैं जरा ये चेंज कर लूं। बताइए, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्या? मूल्य, आयोजन, लक्ष्य, लक्ष्य, आयोजन, स्तर, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, या स्तर, लक्ष्य और मूल्यांकन। 28 का आंसर करिए सब लोग। वेरी गुड, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये क्या है आपके? मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या है? 29 बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या है बताइए। ये आपके उद्देश्य हैं गृह प्रबंध के, ये आपके सिद्धांत हैं गृह प्रबंध के, ये गृह प्रबंध के चरण हैं, या गृह प्रबंध के निर्धारक तत्व हैं? क्या है मूल्य, लक्ष्य और स्तर? गृह प्रबंध में हम किस चीज में मूल्य, लक्ष्य और स्तर को पढ़ते हैं? उद्देश्यों में, सिद्धांतों में, या चरणों में पढ़ते हैं आप गृह प्रबंध के, या आप इसको निर्धारक तत्वों में पढ़ते हैं? वेरी गुड, ये डिटरमाइनर्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये निर्धारक तत्व हैं किसके? होम मैनेजमेंट के। मूल्य, लक्ष्य और स्तर। वेरी गुड, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। चलिए 31 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, चढ़ाव व उतार का क्रम, चढ़ाव व उतार, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं क्या? एकता, बल, लय या अनुपात। एकता मतलब हार्मनी, बल मतलब आपके दबाव बोलेंगे ना, हाँ, एम्फेसिस। लय मतलब होता है आपके रिदम, अनुपात मतलब होता है प्रोपोर्शन। क्या करते हैं? चढ़ाव व उतार, चढ़ाव व उतार हमेशा लय उत्पन्न करते हैं। वेरी गुड, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। क्या उत्पन्न करते हैं? लय। 31 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 32, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, बताइए क्या है? उपर्युक्त विकल्प का चयन करना, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना, निर्णय के परिणामों को स्वीकारना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स को याद करने की, दैट इज इलासा, जो कि ग्रॉस एंड कैंडल ने दिया है, ठीक है। उन्होंने 5 स्टेप दिए हैं, और 3 स्टेप थ्योरी किसने दी है आपके निर्णय की? जॉन डीवी ने दी है। समस्या क्या है? हाँ। विकल्प क्या है? उत्तम विकल्प कौन सा है? अरे मैंने पूछ ली, चलो मैं भी क्वेश्चन में पूछूंगी ये आंसर, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? वेरी गुड, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और डिफाइन द प्रॉब्लम। मैंने आपको याद कराया था इलासा से,
फर्स्ट स्टेप इज, आई से क्या था, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को खोजो या समस्या को परिभाषित करो, समस्या की परिभाषा देना, समस्या की व्याख्या करना सबसे पहला स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है। इसके अलावा अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 33 है, बताइए जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण दिए हैं? 3, 4, 5 या 6? जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण दिए हैं? वेरी गुड, कितने चरण दिए हैं? 3 चरण दिए हैं। बताइए समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उत्तम विकल्प कौन सा है, ये चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उत्तम विकल्प कौन सा है, ये चरण जो है या ये बात किसके द्वारा कही गई है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रॉस क्रैंडल, निकेल डॉर्सी, जॉन डीवी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से सब आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया आई थिंक, है ना? ये 35 है, 33 है, पता नहीं है, जो भी है व्हाटएवर, आप आंसर करो फटाफट से मेरे क्वेश्चन का। समस्या क्या है? हाँ वेरी गुड, समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उत्तम विकल्प कौन सा है, ये किसके द्वारा, जो चरण है किसके द्वारा दिए गए हैं? जॉन डीवी के द्वारा दिए गए हैं। चलिए इसके अलावा और मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग यहीं पर। किसने निर्णय प्रक्रिया को हार्ट माना है, हृदय की संज्ञा दी है? व्यवस्थापन में निर्णय प्रक्रिया को हृदय की संज्ञा किसने दी है? ग्रॉस क्रैंडल ने दी है, निकेल डॉर्सी ने दी है, जॉन डीवी ने दी है या आपके कुंटाज ने दी है? किसने दी है? निर्णय प्रक्रिया को हृदय किसने माना है? निर्णय प्रक्रिया को व्यवस्थापन का हृदय किसने माना है? आपके ग्रॉस एंड क्रैंडल ने माना है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन और बता दीजिए, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, बताइए अंतिम। अभी आपने प्रथम का आंसर दिया, इसी में आप अंतिम सोपान बताइए कौन सा है, अंतिम स्टेप, लास्ट स्टेप कौन सा है निर्णय प्रक्रिया का? उपर्युक्त विकल्प का चयन करना, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना या निर्णय के परिणामों को स्वीकारना या इनमें से कोई नहीं। निम्न निर्णय प्रक्रिया का अंतिम सोपान कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, निर्णय के परिणाम को स्वीकारना, एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या डिफाइन द प्रॉब्लम। सेकंड होता है लिस्ट डाउन द ऑल्टरनेटिव्स, या इसको हम बोलते हैं सीकिंग द ऑल्टरनेटिव्स, मतलब विकल्पों को आपको क्या करना है, ढूंढना है, खोजना है। ठीक, तीसरा स्टेप्स होता है आपके एनालाइज द ऑल्टरनेटिव, एनालाइज करना मतलब निरीक्षण करना। अब आपने जो विकल्प ढूंढ लिए हैं उसका आप निरीक्षण करिए। चौथा स्टेप होता है आपके सिलेक्ट वन, चूज वन, इनमें से कोई भी उपयुक्त विकल्प का आप चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप समस्या की व्याख्या करते हैं, फिर आप विकल्पों को खोजते हैं, फिर आप विकल्पों का क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। इसी स्टेप को जॉन डीवी ने ड्रामेटिक रिहर्सल बोला है। क्या बोला है? ड्रामेटिक रिहर्सल बोला है। फिर चौथा स्टेप आप क्या करते हैं, अब आप निर्णय ले लेते हैं, मतलब कोई भी जो विकल्प है उसको चुन लेते हैं, और लास्ट स्टेप होता है जो भी परिणाम होगा उसको आपको स्वीकारना होगा। ठीक है, निर्णय के परिणामों को स्वीकारना मतलब एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। यही 5 स्टेप होते हैं आपके किसके, निर्णय प्रक्रिया के। अरेंज करने को आए तब भी आप कर सकते हैं अब आप आराम से, और ऊपर नीचे पूछने को आए तब भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे स्टूडेंट आप सब। सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग क्यों लगाते हैं? काला रंग होने से उसमें क्या होता है? अवशोषण क्षमता बढ़ती है, अवशोषण क्षमता कम होती है, अवशोषण क्षमता मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बराबर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे। हम सोलर कुकर, जो आपके सोलर कुकर जो सन से चलने वाले होते हैं, सोलर एनर्जी से चलने वाले होते हैं, काला रंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लैक कलर को आपको हीट को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक कलर हमेशा आपके क्या करता है, लाइट को, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसलिए अवशोषण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। दैट्स वाई हम लोग ब्लैक कलर उसमें लगाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने घर की दीवारों के बाहर ब्लैक कलर नहीं करा जाता है। ब्लैक कलर इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो सारी हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, घर आपका भट्टी बना देगा, इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग कर देते हैं, सबसे पीछे वाली दीवार पे ब्लैक कलर कर देते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। ये सब PYQs हैं तुम्हारे स्टूडेंट सारे।
आई थिंक 2010 का क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। बताइए, लंबे समय तक आपने कठोर शारीरिक कार्य किया है। हम एफर्ट डालते हैं तो हम थकते भी हैं, और हम थकते दो प्रकार से हैं, या तो शारीरिक रूप से थकते हैं या मानसिक रूप से थकते हैं। शारीरिक रूप से हम कब थकते हैं? जब हमारे क्या हो जाती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? आपके लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। वेरी गुड। और हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कब थकते हैं? या तो हम उस कार्य से बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं, डेली हम वही काम कर रहे हैं, या फिर हम क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाएं, मतलब हम कुंठित हो जाएं, कुंठाजन्य थकान। कुंठाजन्य थकान और आपके बोर्डम थकान किसके प्रकार है? आंसर करिए, बताइए। कुंठाजन्य थकान और आपके बोर्डम थकान या बोरियत थकान बोलिए, ये किसके प्रकार हैं? शारीरिक थकान के प्रकार हैं, मानसिक थकान के प्रकार हैं, संवेगात्मक थकान के प्रकार हैं, या ऑल, सभी के प्रकार हैं? बताइए, आंसर करिए जल्दी से। वेरी गुड। किसके प्रकार है? मानसिक, आपके साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक या मानसिक थकान के प्रकार हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर और करिए आप लोग। लंबे समय तक एक ही जैसा काम बराबर करने से, ठीक है, लंबे समय तक, क्वेश्चन क्या बोला है मैंने, लंबे समय तक एक जैसा कार्य बराबर करने से किस प्रकार की थकान उत्पन्न होती है? बताइए। बोर्डम थकान उत्पन्न होती है, कुंठाजन्य थकान उत्पन्न होती है, शारीरिक थकान उत्पन्न होती है, या फिर आपके संवेगात्मक थकान उत्पन्न होती है? लंबे समय तक एक ही जैसा काम, मोनोटोमी हो गई है, बिल्कुल मोनोटोनस है, एक ही जैसा काम आप लगातार कर रहे हैं, तो किस प्रकार की थकान उत्पन्न होती है? किस प्रकार की होगी? बोर्डम होगी, मतलब बोरियत थकान होगी, कुंठाजन्य थकान होगी, बोरियत थकान होगी। कौन सी होगी? बोरियत। हम बोर हो जाते हैं, लंबे समय तक एक जैसा काम करते करते बोर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम। बताइए, इंद्रधनुष में रंग होते हैं, रेनबो में कलर्स का जो सीक्वेंस है वो क्या दिया जाता है? कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? वेरी गुड। विव ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। चलिए, अब यहाँ पे मेरे और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बताइए, गर्म रंग है, गर्म रंग है, बताइए कौन कौन से गर्म रंग है? मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको 4। पीला, हरा, बैगनी, नीला। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? ऑप्शंस दिए मैंने आपको, पीला, हरा, बैगनी या नीला। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा आपके? येलो। वेरी गुड। कौन सा कलर आपके गर्म है इसमें? येलो। चलिए बताइए, अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से आगे बढ़ाने वाले रंग हैं, आगे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो कौन से रंग हैं? लाल, पीला, नारंगी या सभी? आंसर करिए सब बच्चे। वह कौन से रंग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? लाल, पीला, नारंगी या सभी? वेरी गुड, ऑल, सभी। लाल, पीला, नारंगी सभी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। शिथिलता का भाव कौन सा रंग उत्पन्न करता है? शिथिलता, ऐसे ही लिखते हैं ना, शिथिलता। शिथिलता का भाव कौन सा रंग उत्पन्न करता है? हरा, बैगनी, काला या भूरा? बताइए। हरा, बैगनी, काला या भूरा? सब आंसर करिए मुझे फटाफट। शिथिलता का भाव कौन सा रंग उत्पन्न करता है? भूरा रंग, ब्राउन कलर आपके उत्पन्न करता है। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो तमाम क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, हजारों क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कलर्स से बन सकते हैं। हर एक रंग की आपसे अलग अलग क्वालिटी से पूछा जा सकता है। जैसे चलिए आप यही बताइए, ताजगी का रंग कौन सा है? ताजगी का, आपको फ्रेशनेस फील हो जाए, ताजगी फील हो जाए, ताजगी का रंग कौन सा है? बताइए। बैगनी, लाल, पीला या हरा? आंसर बताइए। ताजगी आ जाए, एकदम आप फ्रेश फील करते हैं। कब आप फ्रेश फील करते हैं? ताजगी का रंग आप किसे बोलेंगे? बैगनी, पीला, लाल, हरा। वेरी गुड। हरे को बोलेंगे ग्रीन। बारिश होने के बाद आपको जो ग्रीनरी दिखती है, या जो आपको स्प्रिंग जब आती है, आपके ये मानसून का समय है, वसंत ऋतु है, तो आपको क्या फील होती है? ताजगी फील होती है। वेरी गुड। ऐसे आपसे तमाम क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट। आपको हर एक कलर का क्या मतलब वो है, क्या बोलते हैं, उसकी क्वालिटी है, आपको पता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। पराग के अनुसार
वैसे तो ये प्रांग है। पराग के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं बताइए। लाल हरा नीला, लाल पीला नीला, हरा पीला नीला, या पीला वो नीला पीला बैगनी, बताइए। पराग के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? वेरी गुड, शाबाश। तेजी के साथ आंसर करो, एकदम स्पीड में, बहुत तेजी से। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो तेजी से आंसर करिए। लाल पीला नीला आपके दे आर प्राइमरी कलर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, प्राथमिक रंग बनते हैं, बताइए। सत्य, असत्य, कह नहीं सकते, दोनों, बताइए। प्राथमिक रंग बनते हैं, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्राथमिक रंग बनते हैं, बताइए। सत्य, असत्य, रैंडम बना रही हूं क्वेश्चन में, मेरे पास लिखे नहीं रखे हैं, रैंडम बना रही हूं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, पता नहीं, इनमें से पता नहीं। और तीसरा है आपके दोनों, सत्य व असत्य दोनों, बताइए। प्राथमिक रंग बनते हैं आपके, ये बात सत्य है या असत्य है? या आप कह नहीं सकते, आपको पता ही नहीं, आप कह नहीं सकते, या दोनों है, सत्य भी है कभी असत्य भी है? ये बात असत्य है, झूठी है। प्राथमिक रंग कभी नहीं बनते हैं। समझ में आ रहा है? प्राथमिक रंग मैंने पूछा आपसे बनते हैं, जी नहीं, असत्य। प्राथमिक रंग कभी नहीं बनते हैं। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई हम उन्हें प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स आप। निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है, बताइए। जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? इकेबाना, मोरिबाना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरी गुड, इनमें से दोनों। जापानी पुष्प सज्जा है इनमें से दोनों। वेरी गुड। और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी दूंगी, जहां पे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाऊंगी और आपसे पूछूंगी। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। योजना बनाना, प्लानिंग कैसी प्रोसेस है? शारीरिक, मानसिक, इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? प्लानिंग करना, आपको प्लानिंग करना है, आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, एक बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है, तो आप फिजिकल प्लानिंग बनाते हैं, मेंटल प्लानिंग बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, ये दोनों में से कोई नहीं? योजना बनाना या गृह प्रबंध जो है आपके एक ये मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है आपके? ये मानसिक प्रक्रिया है। आप बर्थडे प्लान करते हो, आप आपका मेंटल यूज करते हो पूरा, कि हमें किसको बुलाना है, कहाँ वेन्यू रखना है, क्या मेन्यू रखना है, सब कुछ आपका क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, खेल कूद के मैदान और पार्क हैं, कैसे साधन है, बताइए। भौतिक सुविधा है ये आपको मिलती, व्यक्तिगत सुविधा मिलती है, सार्वजनिक सुविधा है, या मानवीय सुविधा है? खेल कूद के मैदान है, पार्क है, जहां आप खेलने जाते हैं, ओपन जिम बनते हैं, आप जहां आप जिम यूज करते हो, है ना, आप पार्क बच्चे यूज करते हैं, ये सब कैसी सुविधाएं हैं? क्या आंसर हो जाएगा इसका? वेरी गुड। ये कैसी सुविधाएं हैं? सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ये सभी के लिए हैं। ठीक है, ये अमानवीय साधन है, ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ये किसी पर्टिकुलर किसी आदमी की नहीं है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा है? दोनों आ गए, मैंने आपसे सबसे सुरक्षित चेक भी पूछ लिया और सबसे असुरक्षित, मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस चेक कौन सा है, सबसे ज्यादा हार्मफुल चेक कौन सा है, बताइए। यात्री चेक है, अकाउंट पेई चेक है, वाहक चेक है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा चेक हो जाएगा सबसे असुरक्षित चेक? तेजी के साथ आंसर करिए, बहुत तेजी के साथ सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तो मैं खुद भूल गई, मेरे ख्याल से मैंने शायद 40 अराउंड से ऊपर क्वेश्चन करा दिए हैं आपसे, स्क्रीन पर भी पूछे हैं काफी सारे क्वेश्चंस। 40 अराउंड्स हैं या उससे ऊपर वो भी होंगे, पता नहीं, मैंने काउंटिंग भूल गई। वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है। वाहक चेक, इसे बियरर चेक भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बियरर चेक इंग्लिश में बोलते हैं, और ये कभी कभी ऐसे लिख भी देते हैं, बियरर चेक, तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्ग में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है, ये आपका PYQ है, हालांकि उन्होंने तो 5 वर्ग में किया था, 3 में तो ग्रॉसन क्रेंडल ने कर दिया था, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, मैंने एज इट इज उठाया है आपसे। PYQ 2010 का क्वेश्चन है ये, TGT। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्ग में विभाजित किया, जिसमें वो पहला परिवर्तन कौन सा दिया उन्होंने, मतलब पहले किस परिवर्तन की बात करिए? उत्पादन में परिवर्तन,
कार्य संग्रहीकरण या उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे आंसर? अगर हम मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंजेस की बात करते हैं तो जो फर्स्ट चेंज उन्होंने भी दिया है वो कौन सा दिया है उन्होंने? तेजी के साथ साथ आंसर करिए। वेरी गुड। वो कौन सा दिया है उन्होंने? हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, या आप इसको लिख सकते हैं देह की गति। देह मतलब आपका शरीर, देह की गति में परिवर्तन मुंडेल के क्लासेस ऑफ चेंजेस में सबसे फर्स्ट पर आता है। चलिए यहीं पर आप बता दीजिए सबसे अंतिम परिवर्तन कौन सा है। आप पहला ना पूछिए, मैं आपसे पूछ रही हूं अंतिम, लास्ट। अंतिम परिवर्तन कौन सा है? उत्पाद में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? सबसे अंतिम कौन सा हो जाएगा? सबसे अंतिम, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट है। वेरी गुड, उत्पाद में परिवर्तन। ये सीक्वेंस में लिखे हैं, नीचे से सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन पहला है, दूसरा है कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, फिर उन्होंने बात करी थी कच्चे माल में परिवर्तन, और अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, जिसको दोनों को मिक्स कर दिया आपके किसने? ग्रॉस एंड क्रेंडल ने। किस में डाल दिया? उत्पाद में परिवर्तन में। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। मुंडेल के परिवर्तन को, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को कितने परिवर्तन के वर्ग में विभाजित किया है? बताइए कितने परिवर्तन के वर्ग में विभाजित किया? ये सब काट दीजिए, 2, 3, 4 या 5। आंसर करिए। मार्विन मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को कितने परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया? आप आंसर करेंगे 5, 3 नहीं करेंगे, ठीक है। 5 में उन्होंने विभाजित किया था। किसमें किया था? 5 में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपने पसंद आया होगा, आप लोग सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आप सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से सॉल्व हुए होंगे। आपने पढ़ा है इसलिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं इस चीज़ को स्टूडेंट। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और भी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगी, और एक्सटेंशन की बात भी मुझे करनी है। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करा करिए, मुझे बताया करिए कमेंट करके। एंड ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय स्टूडेंट्स।